श्री अग्रसेन गर्ल्स पीजी कॉलेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मनीष गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूक्लियर फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में 3 लेक्चर्स आपने देखे होंगे। 3 लेक्चर्स हमारे पब्लिश हो चुके हैं जिनमें हमने न्यूक्लियस के बारे में बेसिक डिटेल्स को जाना। इसके अलावा हमने टाइप ऑफ न्यूक्लियस के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात की न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के अनुसार। और इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हमने चालू कर दिया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ द न्यूक्लियस। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द न्यूक्लियस, नाभिक के गुणधर्म, उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली थी नाभिक का आकार, कि न्यूक्लियर साइज क्या होती है, कैसे फाइंड की जाती है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग का उसमें क्या योगदान है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था उसमें न्यूक्लियर रेडियस, मतलब नाभिक की जो त्रिज्या है उसकी द्रव्यमान संख्या के साथ क्या रिलेशन है, और उसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लिए थे। तो उसी लेक्चर सीरीज को हम आज आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक वही रहेगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। इसमें ही हम आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमको स्टडी करनी है वो है न्यूक्लियर मास या मास ऑफ द न्यूक्लियस। पर उससे पहले एक प्रॉपर्टी और हम पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी कहिए या फिर कहिए कि जो न्यूक्लियर साइज है उसी का ये पार्ट है, तो किसी भी तरह से ले सकते हो आप इसको, दूसरी प्रॉपर्टी ही मान लो। तो दूसरी प्रॉपर्टी हम जो पढ़ेंगे वो है बच्चों नाभिक का घनत्व। अब किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, हमको उसकी घनत्व का तो पता होना ही चाहिए कि कितना ज़्यादा घनत्व है इसका। ठीक है, तो नाभिक का घनत्व या डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, इंग्लिश में बोले तो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। और घनत्व का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, हमें निकालना है नाभिक का घनत्व। इसको हम रो एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो रो एन बराबर क्या हो जाएगा, या रो न्यूक्लियस लिख लो। क्या हो गया बच्चों, नाभिक का द्रव्यमान बटा नाभिक का आयतन। नाभिक का द्रव्यमान कितना आएगा। अब नाभिक का द्रव्यमान फाइंड करना है हमको। नाभिक के द्रव्यमान, नाभिक में उपस्थित जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका टोटल द्रव्यमान होगा। तो नाभिक का द्रव्यमान लिखना है मेरे को। तो नाभिक में क्या क्या मौजूद है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जेड तो प्रोटॉन है, उसमें आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, परमाणु क्रमांक के बराबर। तो परमाणु क्रमांक को एमपी से गुना कर देंगे मास ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, और ए उसमें एन क्या मौजूद है बच्चों, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के मास को mn से गुना कर देंगे। सपोज करो, देखो ये कैसे लिखा है, एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। सपोज करो आप मार्केट गए, आप 1 किलो सेब लेके आए और 2 किलो केले लेके आए। अब जो केले हैं उनको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे ये केले का मास है तो केले का मास मान लिया जैसे 2 किलो, तो 2 किलो केले हैं और एक किसका हो गया, सेब का। या फिर आप नंबर्स में बात करते हैं, जैसे सपोज करो आप 4 सेब लेके आए, 4 एप्पल और 2 बनाना। ठीक है, तो 4 इंटू एप्पल का मास, मास ऑफ एप्पल, प्लस 2 इंटू मास ऑफ बनाना MB। इसी तरह से तो आप टोटल मास बताओगे इसका। तो यही चीज नाभिक है। नाभिक के अंदर क्या है, जेड तो क्या है प्रोटॉन, और एन क्या है इसमें न्यूट्रॉन। इसको रफ कर देते साइड में। तो क्या हो जाएगा, अब देखो, पर आपको पता होगा mn और mp का मान लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर, एग्जैक्टली इक्वल नहीं, लगभग बराबर होता है, थोड़ा सा अंतर है। कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो ये चीज़ हमको पता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, mp को लगभग mn मान ले तो क्या रह जाएगा, z प्लस n mn। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, z प्लस एन को क्या लिख सकते हैं अपन बच्चों, a। z प्लस एन क्या होता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, a इक्वल टू z प्लस एन। तो a mn। ठीक है, नाभिक का द्रव्यमान हमने पता चला लिया। नाभिक का आयतन वो इधर देख लेते हैं।
तो नाभिक का आयतन, नाभिक का आकार कैसा होता है, किसी भी वस्तु का आयतन निकालना है तो उसका आकार हमें पता होना चाहिए। जैसे क्यूब का हमें निकालना है तो क्यूब हमें पता होना चाहिए, साइज क्यूब है, क्यूबॉइड का निकालते हैं हम, स्फीयर का निकालते हैं, ठीक है, सिलेंडर का निकालते हैं, कौन का निकालते हैं। तो इन सभी को हमें पहले शेप तो आइडेंटिफाई करनी होगी। तो नाभिक की शेप हमें पता है, नाभिक की शेप कैसी होती है बच्चों, नाभिक की शेप होती है स्फीयर, स्फेरिकल, गोलाकार मान के चलते हैं। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है यहाँ पे, नाभिक की त्रिज्या, और नाभिक की त्रिज्या का तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है हमने, आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3। तो वही यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो नाभिक का आयतन बी, न्यूक्लियस कितना आ जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं ना इसको, 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब और ए। इसमें किसी को दिक्कत? नाभिक का द्रव्यमान हमने निकाल लिया, नाभिक का आयतन हमने निकाल लिया। अब इसको किस में रख दें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो ये इक्वेशन 2 हो गई। ये मास ऑफ न्यूक्लियस है mn, ये bn क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये इक्वेशन नंबर 3। तो क्या करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 एंड 3 को इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो यहाँ से मैं रफ कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप एक बार, यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। इक्वेशन 1 है, इसमें हम पुट कर रहे हैं। तो क्या होगा देखिए, रो न्यूक्लियस बराबर नाभिक का द्रव्यमान A इंटू mn, नाभिक का आयतन क्या निकाला अपन ने, 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए। तो क्या होगा बच्चों, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब जो बचे उनके हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसके अलावा 4/3 को क्या लिख देता हूँ, 1.33 लगभग, इतना ही होता है, इंटू पाई 3.14 इंटू फर्मी आर नॉट कितना होता है, 1.2 फर्मी या 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर का क्यूब। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं केवल, और आप निकाल सकते हो, बिल्कुल इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स में हम क्या लेते हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कैसे होगा सॉल्व, रो एन बराबर ये लगभग 2 बार कट जाएगा, 1.2 का क्यूब है तो इसको 1.44 स्क्वायर कर देते हैं, एक बार इसी तरह लिख देते हैं। और 10⁻⁻15 का क्यूब 10⁻⁻45। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में ये 2 से काट दिया हमने। अब इनको लगभग पावर्स को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻27 से 45 प्लस की हो जाएगी, तो 45 माइनस 27, और नीचे क्या रह गया 1.33। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.66 मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1.44 1.2, इसका लगभग आएगा 1.81 गुना 10⁻17। यूनिट बताइए बच्चों, यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होनी चाहिए, किलोग्राम मास की बटा मीटर क्यूब। तो नाभिक का घनत्व कितना होता है बच्चों, 1.81 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप देख रहे हो 10⁻17 के रेंज में है। इसलिए मैंने आपको जब पहला लेक्चर पढ़ाया था तो एक बात बोली थी, क्या बोली थी, कि नाभिक एक उच्च घनत्व या हाई डेंसिटी वाला गोला होता है। मतलब इसकी घनत्व क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, देख रहे हो आप 10⁻17 की रेंज में, तो नाभिक की जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। और इसके अलावा जैसे चाहे आप किसी भी नाभिक के लिए निकालो, अब ये तो सारी चीज़ कांस्टेंट रहेंगी,
तो लगभग जो नाभिक का घनत्व है ना, हर नाभिक के लिए लगभग सेम रहता है, नाभिक का घनत्व चेंज नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ेंगे उसका आयतन बढ़ जाएगा, मतलब जैसे जैसे उसका द्रव्यमान बढ़ा होगी उसका आयतन बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा जगह चाहिए होगी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को। इस कारण से लगभग सभी नाभिकों का आयतन समान होता है। और कितना होता है? 1.81 या लगभग 2 कह लो, 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है कि नाभिक का घनत्व ज्ञात करके बताइए, या फिर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कार्बन 12 C12 के नाभिक का घनत्व ज्ञात करके बताइए, वो भी सेम आएगा। किसी भी नाभिक का निकाल लो, सेम ही आना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे नाभिक का द्रव्यमान, मास ऑफ द न्यूक्लियस। सेकंड प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आ रहा होगा मास ऑफ द न्यूक्लियस। इसको डिस्कस कर लेते हैं। मास के लिए देखो, जो परमाणु होता है, एटम होता है, एटम का जो संपूर्ण मास है, ज़्यादातर जो मास है वो किस में केंद्रित होता है बच्चों? नाभिक में। ऐसा क्यों होता है? एक बार हम परमाणु का मॉडल बना लेते हैं। परमाणु के अंदर देखो, ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका एटम है। एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी को पता होना चाहिए, 9.1 × 10⁻³ kg। और मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन लगभग कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। तो आप कह सकते हो कि ये तो इससे कई गुना ज़्यादा है, 1000 गुना, लगभग 1000 से भी ज़्यादा अधिक है, 1000 गुने से ज़्यादा अधिक। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या मान सकते हैं? नेग्लिजिबल कंपेयर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। इसलिए कहा जाता है कि नाभिक का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो किसके अंदर केंद्रित है? परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो नाभिक के अंदर केंद्रित होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को, अब ये जो प्रॉपर्टी है हम इसमें पढ़ेंगे, देखो कैसे ये चीज़ आपको समझ में आ गई। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान लगभग नाभिक में केंद्रित होता है। और परमाणु के द्रव्यमान के बारे में सर्वप्रथम बताया था एस्टन ने, आस्टन कह सकते हो, वो को मैं आस्टन नाम से लिखा हुआ है। तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था कि जैसे एक इन्होंने मतलब बेसिक मान लिया था। बेसिक कैसे मान लिया था? जैसे हाइड्रोजन का नाभिक होता है, हाइड्रोजन क्या होता है? 1H1, ठीक है। हाइड्रोजन का नाभिक अगर हम बनाएं, हाइड्रोजन का पूरा परमाणु बना लेते हैं, तो हाइड्रोजन में एक तो इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही क्या होता है? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन इसमें होता नहीं है। तो इसने कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, सभी का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। बिल्कुल कहना सही भी है, क्योंकि देखो जो प्रोटॉन का इसमें 1H1 में जो ये है, एक की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1। अब किसी का भी आप निकाल लो, किसी की ए की वैल्यू 2 होगी, किसी की 3 होगी, किसी की 5 होगी, XYZ कुछ भी हो, वो ए के ही तो मल्टीपल में है, मतलब ए के ही तो गुणांक में है। जैसे 2 गुना ए हो जाएगा। तो अगर आप हाइड्रोजन का द्रव्यमान आपको पता है तो आप सभी का द्रव्यमान निकाल सकते हो। ये जो विधि थी इनकी द्रव्यमान ज्ञात करने की, तो इसको कहा जाता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। क्योंकि देखो ये छोटे छोटे मतलब काफ़ी, आप जानते हो जैसे एटम है एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है, न्यूक्लियस है फर्मी की रेंज में होता है। तो ऐसे तो है नहीं कि किसी आप तराजू पे रख के इनको तोल लो। इनका जो वेट निकालने के लिए अपन को किस विधि का उपयोग करना पड़ता है? स्पेक्ट्रोग्राफी का। तो इनके लिए कौन सी स्पेक्ट्रोग्राफी यूज आती है? मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ से एटम का मास फाइंड किया गया। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियर मास की। तो देखो जो न्यूक्लियर मास निकालने के लिए जो यूनिट काम में ली जाती है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। उसे कहते हैं परमाणु संहति मात्रक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? एटॉमिक मास यूनिट, या शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? AMU, ठीक है। तो ये क्या होती है? न्यूक्लियर मास हो या एटॉमिक मास हो, उसको मापने के लिए जो यूनिट काम में ली जाती है वो होती है AMU। तो एक AMU की जो डेफिनेशन है, अगर इसको आप समझना चाहो तो 1961 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार, ठीक है, तो क्या थी इसकी डेफिनेशन? कार्बन C12 के द्रव्यमान के, C12 नाभिक के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को क्या कहा गया? एक AMU के बराबर। C12
के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को क्या कहते हैं अपन? 1 AMU। ठीक है, ये एक AMU की डेफिनेशन है, आप नोट भी कर सकते हो। कार्बन 12 या C12 के द्रव्यमान के 1/12वां भाग 1 AMU कहलाता है। अब देखो, 1 मोल में उपस्थित C12 कितने होंगे? कार्बन के, ये मास नंबर है तो इसको ऊपर लिखते हैं ना, इस तरह से लिखेंगे इसको अपन। कितने होंगे? Na N2 12 AMU। 1961 के अनुसार है तो इसको इस तरह से लिख दो ना, 1 AMU बराबर 1 AMU की डेफिनेशन है। तो 1 AMU को 12 को अपन इधर ले आए तो ये 12 AMU हो गया, और 1 मोल में उपस्थित 12 C मतलब C12 के परमाणुओं का द्रव्यमान, या नाविकों का कह लो, ये हो गया। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखो, इसको नोट कर लीजिए आप एक बार। इसके बाद में कैसे करेंगे इसको फाइंड? 1 मोल में उपस्थित C12 के परमाणु का द्रव्यमान अपन को पता है, मोल है। Na का मान सभी को याद होगा, 6.022 × 10⁻23। ठीक है, इसके अलावा 12 AMU। हमें किसका मान निकालना है? 6.022 × 10⁻23 × 12 AMU। 1 AMU का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 1 AMU बराबर, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 12/12 × 6.022। ठीक है, और ये 10⁻³ भी है इधर, 10⁻23। इस तरह से 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या मान आएगा? 1.66054 × 10⁻⁻27 लगभग। ठीक है, kg में ये वैल्यू हो जाएगी। तो 1 AMU का, और एक दूसरी यूनिट होती है, देखो एक फॉर्मूला होता है E बराबर mc²। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। E = mc²। तो इससे मास की क्या यूनिट बनेगी? E/c²। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होती है, मास जो एनर्जी ली जाती है, एनर्जी की यूनिट काम में वो ली जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब हम एटॉमिक या न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं। और अपॉन में क्या आ जाएगी? c²। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² में भी इसका मान लिख सकते हैं। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² में 1 AMU का मान कितना होता है बच्चों? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी की वो क्या थी? नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है आपको समझ में आ गया। नाभिक का द्रव्यमान सबसे पहले तो AMU में मापा जाता है। AMU का अर्थ क्या होता है? परमाणु संहति मात्रक। 1 AMU का मान कितना होता है किलोग्राम में? हमने निकाला 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये लगभग किसके बराबर है? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है, A के बराबर है लगभग। A की वैल्यू भी तो इतनी होती है जो A है। अगर एक A की बात करें, A की वैल्यू 1 हो तो उसमें भी प्रोटॉन आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, तो इतनी आएगी लगभग। और इसको अगर हम MEV/c² में निकालें तो 931.5 c², इस तरह से। और अगर एक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो मास ऑफ न्यूक्लियस हमने पहले ही पढ़ लिया था जब डेंसिटी पढ़ी थी। तो क्या था बताओ? मास ऑफ न्यूक्लियस बराबर कितना आएगा बताओ? ZMP + NMN। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसको प्रोटॉन्स की संख्या Z से गुना कर देंगे, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनको न्यूट्रॉन की संख्या मतलब कैपिटल N से गुना कर देंगे। या फिर क्या लिख सकते हैं इसको? Z + N MN। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि MN और MP लगभग बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा? A × MN। ठीक है, ये चीज़ इस तरह से भी लिखी जा सकती है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो ZMP + NMN नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसमें एक टर्म माइनस होती है, -ΔM। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये -ΔM मैं क्यों लगा रहा हूँ, कि ये इस तरह से क्यों नहीं है। AMN में
डेल्टा एम भी क्यों माइनस होता है, इसको कल देखते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है कल हमारा वो होगा द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।